अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द लिसनर्स ऑफ हॉन्टेड सेंटर। आइए सुनते हैं एक खौफनाक खूनी खेल की दिल को दहला देने वाली कहानी। ये अपनी नौइयत का आज तीसरा अनोखा और पुरस्कार वाक़या था जिसमें कातिल का नामो निशान तक नहीं मिल रहा था। मैं इस वाक़ये को लेकर बहुत परेशान था क्योंकि मैंने बड़े बड़े कत्ल के मुकदमों को अपनी गैर मामूली जहानत से चंद दिनों में ही हल कर लिया था, लेकिन इस केस में इस कत्ल के पीछे कौन था, क्यों कत्ल कर रहा था और इसका मकसद क्या था, अब तक ये मामला हल नहीं हो सका था। मैंने अपने असिस्टेंट से कहा, सीसीटीवी वीडियो दोबारा चलाना ज़रा। मैं पिछले 2 घंटों से आज होने वाली मौत की सीसीटीवी वीडियो देख रहा था, लेकिन मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। और हैरत की बात ये थी कि ये कत्ल भी मेरे ही ऑफिस में हुआ था। सीसीटीवी वीडियो में साए की तरह दिखने वाली कोई बहुत ही मध्यम सी चीज़ अचानक सामने चलती हुई नजर आई। कुर्सी पर बैठी एक खातून के बिल्कुल पास जाकर यकदम गायब हो गई और उसी दौरान वो खातून बड़ी तेजी के साथ अपनी कुर्सी समेत हिलना शुरू हो गई। फिर देखते ही देखते वो कुर्सी के साथ बड़े जोर से जाकर कई बार सामने दीवार पर लगी और नीचे जा गिरी। अब इस खातून में कोई हरकत नहीं हो रही थी। इसके चारों तरफ खून बिखरा पड़ा था। इर्द गिर्द के लोग जो पहले डर के मारे उसके करीब नहीं आ रहे थे, इसे मुर्दा समझकर इसके पास जमा होना शुरू हो गए थे। जब दफ्तर के सब लोग इसके पास जमा हो गए तो अचानक इस मुर्दा हालत में पड़ी खातून की आंखें खुली, जो खतरनाक हद तक बिगड़ चुकी थी और इनसे खून भी बह रहा था। फिर इसी दौरान वो बिजली की तेजी से भागती हुई सामने लगे बड़े शीशे को तोड़कर 50वीं मंजिल से नीचे जा गिरी और पूरे दफ्तर में हर तरफ चीखो पुकार शुरू हो गई। सर, ये कोई दूसरी मखलूक है जो ये सब कुछ कर रही है, दानिश डरते डरते बोला। यार, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसी कोई मखलूक नहीं है। अगर होती तो मेरे साथ, तुम्हारे साथ, हर किसी के साथ भी ऐसे वाकयात होते। मैंने दानिश के डर और खौफ को भांपते हुए इसे केस पर तवज्जो देने के लिए कहा और दफ्तर के तमाम लोगों के बयानात रिकॉर्ड करने भेज दिया। कुछ देर बाद दानिश आया और बोला, सर, सबके बयानात रिकॉर्ड कर लिए हैं। सब यही कह रहे हैं कि आज से पहले कभी भी इस दफ्तर में ऐसा कोई वाकया रोनुमा नहीं हुआ और ना इस लड़की का किसी के साथ कोई मसला चल रहा था। सीधी सादी सी लड़की थी जो अपने काम से काम रखती थी। दानिश से उस लड़की के बारे में तफसीलात सुनने के बाद मैं अपनी गाड़ी पर बैठकर घर की तरफ निकल पड़ा। मेरा घर शहर से 20 किलोमीटर दूर एक गांव में वाक़या था, जिसके रास्ते में एक बहुत बड़ा सुनसान जंगल भी आता था। अब गाड़ी मेरे गांव की तरफ जाने वाली सड़क पर चल पड़ी, जो हमेशा की तरह सुनसान थी। मेरा जहन मुसलसल आज ऑफिस में होने वाले वाक़ये की तरफ था। मैं शुरू से ही ऐसी पुरस्कार और गैर मामूली मखलूक को करीब से देखना चाहता था। इनकी मौजूदगी को महसूस करना चाहता था, इनसे बातें करना चाहता था, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हुआ। थोड़ी ही देर में मैं घर पहुंच गया। खाना खाने के बाद मैं सिगरेट के लिए घर से बाहर आ गया था। रात का वक्त था। मैं चलते चलते उस गली में पहुंच गया जहां पर 300 साल पुरानी एक इमारत थी, जिसके बारे में मशहूर था कि यहाँ पर जिन्नात का बसेरा है। रात का वक्त था। मुझे बचपन से ही इस मखलूक को देखने का बहुत शौक था, तो मैं अपने बचपन में भी छुप छुप कर यहाँ पर आया करता था, लेकिन मुझे कभी भी कुछ दिखाई ना दिया। मैंने माचिस की तीली जलाकर सिगरेट जलाई और इसी जलती हुई तीली की रोशनी में इस भूत बंगले का टूटा हुआ दरवाजा खोलकर अंदर आ गया। हर तरफ मकड़ी के जाले बने हुए थे। घर बहुत बड़ा था, तो इसमें ढेर सारे दरख्त भी लगे हुए थे, जो अब आधे से ज्यादा सूख चुके थे।
बहुत सारे चमगादड़ इधर उधर उड़ रहे थे। खामोशी इतनी ज्यादा थी कि छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों की आवाजों से पूरा बंगला गूंज रहा था। मैं जाकर एक जगह दीवार के साथ टेक लगाकर बैठ गया और आज के होने वाले वाकये के बारे में दोबारा से सोचना शुरू कर दिया। इस केस के बारे में सोचते सोचते पता नहीं कब मुझे नींद आ गई। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने आकर मुझे जगाया हो। नींद से फौरन जागने के बाद अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने लाइटर जलाई तो सामने मेरी छोटी बहन मिशाल खड़ी थी। भाई, चाय पी लें। मिशाल ने चाय का कप मुझे पकड़ाया। चाय की पहली सिप के साथ ही मुझे याद आया कि मिशाल की मौत तो 10 साल पहले ही एक एक्सीडेंट में हो चुकी थी। मैं बहुत घबरा गया। मैंने सोचा, अगर ये मिशाल नहीं तो फिर कौन है। मैंने कांपते हुए हाथों के साथ चाय के कप पर अपनी गिरफ्त मजबूत करते हुए ऊपर देखा तो मुझे अपने पांव के नीचे से जमीन सिरकती हुई महसूस हुई, क्योंकि अब वहां पर कोई भी मौजूद ना था। मैंने डरते डरते नीचे अपने हाथों की तरफ देखा तो मेरे दोनों हाथ पूरी तरह कांप रहे थे, लेकिन अब उनमें चाय का कप नहीं था। मैं वहां से हड़बड़ाकर घर की तरफ भागने लगा कि अचानक मेरी नज़र उसी जगह पर पड़ी जहां मुझे नींद आ गई थी। मुझे ऐसा लगा जैसे वहां पर कोई है। मैं लड़खड़ाती हुई टांगों के साथ इसके करीब गया और लाइटर जलाया तो वहां पर मैंने हूबहू अपने ही जैसा एक बंदा देखा जो सो रहा था, और लाइटर के जलते ही वो मेरे सामने उठ बैठा। मैंने फौरन वहां से दौड़ लगा दी। पसीने से शराबूर जब मैं घर पहुंचा तो मैंने अपनी अम्मी को अपना मुंतज़िर पाया। मैं बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था। अम्मी ने मुझे बहुत ज़ोर से झंझोड़ा और उसी दौरान सब कुछ नॉर्मल हो गया। तुम्हारा फ़ोन बज रहा है। अम्मी के लहजे में अब गुस्सा था। मैंने जल्दी जल्दी जेब से मोबाइल निकाला तो दानिश की कॉल आ रही थी। मैंने खुद को नॉर्मल करते हुए फ़ोन अटेंड किया। हाँ बोलो दानिश। सर, हमारी ऑफिस की एक और लड़की के साथ एक और हादसा हो गया है, और अब की बार ना इसकी कोई सीसीटीवी फुटेज है और ना कोई सबूत कि ये कत्ल है, क्योंकि ये मुकम्मल तौर पर खुदकुशी है। लेकिन हकीकत में ये मौत बिल्कुल नॉर्मल नहीं है, क्योंकि एक आम इंसान के लिए ऐसे खुदकुशी करना मुमकिन नहीं। और इस हादसे की तमाम तफसीलात मैंने आपको मेल कर दी हैं, साथ में इस लड़की के घर की वीडियो भी बनाकर सेंड कर दी है। ठीक है, मैं कल पहुंचता हूं। ये कहकर मैंने कॉल काट दी। इसके बाद मैं अपने साथ होने वाले वाक़ये के बारे में सोचता रहा। थोड़ी देर बाद मुझे याद आया कि मुझे आज होने वाले हादसे की मेल चेक करनी है। मैंने लैपटॉप निकाला और ईमेल चेक किया। ये हमारे ऑफिस में काम करने वाली एक लड़की की तस्वीर थी, जो अक्सर मुझे ऑफिस में नज़र आया करती थी। उसकी उम्र तकरीबन 20 साल थी। वो भी मेरे साथ जॉब कर रही थी और किसी फ्लैट में अकेली रहती थी। इस वीडियो में मैंने देखा कि उस लड़की की पंखे से लटकी हुई लाश थी। गर्दन में बहुत बेदर्दी के साथ छुरी घोंपी हुई थी और उसके दोनों हाथों की रगें कटी हुई थी। टांगों की हड्डियां टूटी हुई थी, और हैरानगी की बात यह थी कि खून का एक कतरा तक पूरे घर में कहीं मौजूद नहीं था। न सिर्फ ये, बल्कि इस बिल्डिंग की सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक कोई भी रात के उस पहर जब इस लड़की की मौत वाक़या हुई ना बिल्डिंग के अंदर आया और ना ही इसी दौरान बाहर गया। हमसायों के मुताबिक लड़की के फ्लैट से कुछ दिनों से अजीब व गरीब किस्म की हरकतें हो रही थीं। कभी रात को बर्तनों के गिरने की आवाज़ आती, कभी लड़की के जोर जोर से हंसने की आवाज़ आती और कभी जोर जोर से रोने की। घंटों तक लड़की के बोलने की आवाज़ें आती रहती, और जब इससे पूछा गया तो इसने बिल्कुल नॉर्मल लोगों की तरह जवाब देते हुए कहा कि सब कुछ ठीक है। लेकिन कल रात इसके फ्लैट से बहुत ज़्यादा चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आईं, जिस पर पुलिस को इत्तला दी गई, और जब पुलिस पहुंची
तो उससे पहले वो लड़की खुदकुशी कर चुकी थी। इन तमाम तफसीलात का मुताला करते हुए मुझे पता ही नहीं चला और रात के 2 बज गए। मुझे बहुत ज़्यादा थकावट महसूस हो रही थी। थोड़ा फ्रेश होने के लिए मुंह धोने मैं बेसिन की तरफ गया। अच्छे से मुंह धोकर बेसिन के सामने लगे शीशे में देखा तो मुझे अपने चेहरे पर थोड़ा सा खून दिखाई दिया। मैंने दोबारा अच्छे से मुंह धोया और वापस शीशे में देखा तो एक शदीद झटके के साथ जाकर दरवाजे पर लगा। शीशे में वही साए की तरह मध्यम दिखने वाली पुरस्रार मखलूक खड़ी थी। मैंने जल्दी जल्दी दरवाज़ा खोलने की कोशिश की तो लॉक ना होने के बावजूद वो दरवाज़ा खुल नहीं रहा था। दोबारा शीशे पर नज़र पड़ी तो वो मखलूक आहिस्ता आहिस्ता आईने से बाहर निकल रही थी। अब डर के मारे मैंने साथ चीखना भी शुरू कर दिया था कि शायद मेरी आवाज़ सुनकर कोई मेरे कमरे में आ जाए, लेकिन बेसूद, क्योंकि मेरा कमरा ऊपर वाले पोर्शन में था और रात के 2 बजे नीचे घर में कौन जाग रहा होगा। एकदम वो मखलूक वहां से चली गई और मुझे महसूस होने लगा कि जैसे अब सब कुछ नॉर्मल हो गया है। मैंने दोबारा अपनी तेज होती हुई धड़कनों के साथ डरते डरते पीछे देखा तो पीछे वाकई कोई नहीं था। मैं आहिस्ता से चलते चलते बेसिन की तरफ गया। शीशे में देखा तो सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था, ऐसे जैसे यहाँ कुछ हुआ ही ना था। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया और अपने कमरे में जाने के लिए जैसे ही इस दरवाजे की तरफ मुड़ा तो सामने का मंजर देखकर मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरी रूह मेरी जान से निकल रही है और मैं खड़ा अपनी मौत का इंतजार कर रहा हूँ। सामने अब ना सिर्फ वही साए की तरह दिखाई देने वाली मखलूक खड़ी थी, बल्कि इसके साथ वही तीनों लड़कियां जिनकी मौत अभी कुछ दिन पहले ही बहुत अजीबो गरीब और गैर मामूली तरीके से हुई थी, अपनी उसी हालत में खड़ी थी जिस हालत में इनकी मौत हुई थी। एक लड़की की गर्दन में रस्सी थी जिससे इसने खुदकुशी की थी और इसकी टांगे अब भी ज़मीन की बजाय हवा में बिल्कुल इसी तरह लटक रही थी जैसे मैंने वीडियो में देखी थी। दूसरी लड़की जिसकी मौत दफ्तर में हुई थी, इसके चेहरे और आंखों से खून बह रहा था और इससे पहले मरने वाली लड़की का सर धड़ से अलग था और ये तीनों वहशतनाक लाशें खून से लथपथ उस साए जैसी मखलूक की पैरवी करते हुए अब बाकायदा मेरी जानिब पड़ रही थी। मरता क्या ना करता, मैंने आखिरी दफ़ा सारी ताकत लगाकर बहुत ज़ोर से चीखने की कोशिश की ताकि कोई मेरी आवाज़ सुन ले। मुझ पर वहशत इतनी ज़्यादा तारी हो चुकी थी कि अपनी तमाम तर ताकत लगाने के बावजूद मेरे लबों पर जंबिश तक ना हुई। अब मैं सारी उम्मीदें छोड़कर अपनी मौत को अपनी जानिब बढ़ते हुए देख रहा था कि इसी दौरान बहुत ज़ोर से दरवाज़ा खुला, जिसके साथ ही ये सारा मंजर बिल्कुल पहले की तरह नॉर्मल हो गया। अब वहाँ पर कोई भी मौजूद ना था। मेरा सर ऐसे भारी भारी महसूस हो रहा था जैसे मन्नों का बोझ उठाया हो। मेरे वालिदैन कमरे से बेसिन की तरफ आ रहे थे, लेकिन इससे पहले ही मैं नीचे फर्श पर गिरकर बेहोश हो चुका था। मेरा सर किसी ने अपनी गोद में रखा हुआ था, ये शायद मेरी अम्मी थी। दोनों मुझसे कुछ बोल रहे थे, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोसों दूर से कोई मुझे आवाज़ें दे रहा हो। अब मेरी आंखों के सामने मुकम्मल अंधेरा छा चुका था और मैं बेहोश हो चुका था। जब मुझे होश आया तो दानिश को अपने सरहाने मौजूद पाया। सर, आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर्स के मुताबिक मुसलसल जहनी दबाव और नींद पूरी ना होने की वजह से आप हेलुसिनेशन का शिकार हो गए थे, जिसकी वजह से आपको अपने आसपास ऐसी मखलूक दिखाई देती है जो सिरे से मौजूद नहीं होती, दानिश ने मुझे बताया। दानिश, तुम पागल तो नहीं हो गए? मेरी इस आदत का तुमसे बेहतर किसको पता है कि मैं ऐसी मखलूक पर यकीन नहीं रखता। अपने पूरे बचपन से मैं इस पुरस्रार मखलूक को देखने के लिए कई कई घंटों तक घर के पास वाली वीरान हवेली में बैठा रहता था, और तुम मुझे कह रहे हो कि मुझे फरेबे नजर है।
मुझे डॉक्टर्स की बात पर बहुत गुस्सा आया कि कल रात मैं मौत के मुंह से वापस आया हूं और इन्हें ये सब कुछ नजर का धोखा लग रहा है। सर, एक और बात भी आपको बतानी है, दानिश ने परेशानी के आलम में कहा। मैंने दिल में सोचा जरूर कोई और हादसा हो गया होगा। ऊपर से ऑर्डर्स मौसूल हुए हैं कि अब इस केस की तहकीकात के लिए कोई बहुत बड़े जिन्नात के माहिर ऑफिसर को भेजा जा रहा है, जिन्होंने बाकायदा जिन्नात के ऊपर बाहर के मुल्क से पीएचडी की है और उन्होंने ऐसे 20 केसेस को हल किया है। वो आज शाम तक यहाँ पहुंचकर इस केस का चार्ज संभाल लेंगे। दानिश ये कहकर खामोश हो गया। और क्या? मैंने दानिश से पूछा। और सर, आपको भी इनके अंडर ही काम करना पड़ेगा। ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी नाकामी थी कि अपने पूरे 5 साल रिकॉर्ड में पहली दफा एक केस ना सिर्फ मुझसे ना हल हुआ, बल्कि मुझे इस केस से हटाकर किसी और को इस केस पे लगा दिया गया और अब मुझे मजबूरन इसके मातहत काम करना पड़ेगा। दूसरे दिन सुबह के वक्त दानिश के साथ एक उदेड़ उम्र के साहब तशरीफ लाए, जिन्होंने 3 पीस सूट पहना हुआ था, स्याह रंग का चश्मा लगाया हुआ था। और एक अजीब बात मुझे नजर आई कि उन्होंने दोनों हाथों की उंगलियों में मुख्तलिफ रंग के नगीनों की 3-3 अंगूठियां पहनी हुई थी। सर, ये हमारे केस के नए इंचार्ज डॉक्टर शफकत अली खान हैं। जब इन्हें आपकी तबीयत की नासाजी का पता चला तो वो आपसे मिलने खुद हॉस्पिटल तशरीफ ले आए हैं। और सर, ये हैं हमारे। अरे नहीं, इन्हें कौन नहीं जानता। शफकत साहब ने दानिश की बात काटकर मुझसे हाथ मिलाते हुए कहा, इस केस की स्टडी करने से पहले मैंने आपके रिकॉर्ड को स्टडी किया है और मैं ये कहने में हरगिज़ गलत नहीं होऊंगा कि जितनी कम उम्री में आपने तरक्की की है, एक दिन एक बहुत बड़ा मकाम आपका मुंतज़िर है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, मुझे आपके साथ काम करने में बहुत खुशी महसूस होगी, मैंने जवाब दिया। इसके बाद शफकत साहब ने मुझसे केस के हवाले से तकरीबन 4 घंटे तक गुफ्तगू की, जिसमें मैंने इन्हें हर बात तफसील से बताई और ये भी बताया कि मेरे साथ रात को कौन सा अजीबोगरीब वाक़या पेश आया है। वो बोले, ये हेलुसिनेशन नहीं है, बल्कि हकीकत में वो साई जैसी मखलूक आपको नज़र आती है और जिस तरह इस मखलूक ने बाकी लोगों को बहुत बेदर्दी से कत्ल किया, वो आपको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती। मुझे डॉक्टर शफकत की बात पर अजीब हैरत हुई कि वो मुझे नुकसान क्यों नहीं पहुंचाना चाहती, हालांकि मैं तो इस केस में इसके खिलाफ कार्रवाई कर रहा हूँ। मैंने आपके डॉक्टर से बात की है, आपकी तबीयत अब बिल्कुल ठीक है, तो हम कल रात आपके घर में आप ही के कमरे में इस मखलूक को दोबारा बुलाएंगे और इसे हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर देंगे, क्योंकि एक दफ़ा ये मखलूक जहाँ पर आती है तो इसे दोबारा वहाँ पर बुलाना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। डॉक्टर शफकत ने अपना पूरा मंसूबा मुझे बताया और वहाँ से चले गए। दूसरे दिन डॉक्टर शफकत अली खान और इनके साथ 4 लोगों की टीम मेरे गांव वाले घर पहुँच गई, जहाँ सबसे पहले मैंने अपने तमाम घर वालों को बहुत मुश्किल से मनाकर अपने शहर में फ्लैट की तरफ रवाना किया। इनके जाते ही घर का मेन गेट अंदर से बंद कर दिया गया। वो कौन सा कमरा है जहाँ पर आपने इस साई को देखा था? डॉक्टर शफकत ने मुझसे पूछा। मैंने अपने खौफ पर काबू पाते हुए ऊपर वाले कमरे की तरफ इशारा किया। डॉक्टर शफकत अपनी पूरी टीम के साथ ऊपर वाले कमरे में चले गए। अब आधी रात का वक्त हो चुका था। पूरे कमरे में हर तरफ कैमरे सेट किए गए थे। डॉक्टर शफकत की टीम के 4 लोगों ने एक अजीब किस्म का लिबास पहना हुआ था। कमरे में बिजली वाली रोशनियां बंद करके अजीब मध्यम किस्म की रोशनियां जलाई गई थी। सबके पास एक आला था जिससे किसी भी गैर मामूली मखलूक की मौजूदगी का पता लगाया जा सकता था। और इन तमाम जदीद तरीन आलात के बावजूद मुझे डॉक्टर शफकत के इस लॉजिक की समझ नहीं आई कि उन्होंने पूरे कमरे में अगरबत्तियां भी जलाई हुई थीं। मेरे पूछने पर उन्होंने कहा कि ये बहुत राज की बात है, लेकिन इस ऑपरेशन की कामयाबी के बाद आपको ना सिर्फ इन अगरबत्तियों के बारे में बताऊंगा,
बल्कि अपनी इन अंगूठियों के हवाले से भी बताऊंगा। डॉक्टर सबकत ने आखिरी दफ़ा अपनी टीम के लोगों को कुछ समझाया और एक आला लाकर मुझे दे दिया। ये वो आला है जो साइंसदानों ने करोड़ों रुपए की लागत से पूरे 20 साल की लगातार मेहनत और रिसर्च के बाद तैयार किया है। जब हम ऑपरेशन शुरू करेंगे तो आपको सिर्फ 10 सेकंड के लिए वो साया अपनी असली हालत में दिखाई देगा और इन 10 सेकंड तक वो रूह, वो साया हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आपने इसे देखते ही इस आले के ज़रिए इस पर इन शुआओं का हमला करना है, जिससे इसकी रूह की ताकत मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगी और वो अपनी असल हालत में हमारे सामने हमारे ही रहमो करम पर होगी। न जाने क्यों मुझे ये सब कुछ ठीक नहीं लग रहा था। मेरा जहन अजीब उलझनों का शिकार था कि इसी दौरान डॉक्टर सबकत ने ऊंची आवाज़ में अरबी में कुछ पढ़ना शुरू कर दिया और बाकी चारों लोग भी कंप्यूटर और अपने आलों के साथ मुख्तलिफ काम करना शुरू हो गए थे। 5 मिनट बाद डॉक्टर साहब खामोश हुए और मुझसे मुखातिब होकर बोले कि अभी 2 मिनट के अंदर मुझे वो रूह अपनी असली हालत में दिखाई देगी, जिसे देखते ही मैंने इनके बताए हुए अहकामात पर अमल करना है और इस आले से वो शुआएं इस रूह पर मारनी है। मेरे खौफ में मज़ीद इजाफा हो गया और मैं मुकम्मल पसीने में शराबोर हो गया। अभी चंद लम्हे ही गुजरे थे कि कमरे में रोशनियां जलना बुझना शुरू हो गईं। ऊपर लगा पंखा जोर जोर से हिलना शुरू हो गया। खिड़कियां जोर जोर से खुलना और बंद होना शुरू हो गई। मेरे कपड़ों की अलमारी धड़ाम से नीचे गिरी। यह सारा मंजर मुझे एक फिल्मी सीन जैसा लग रहा था, लेकिन यह हकीकत था। 2 मिनट के बाद पूरे कमरे में धुआं ही धुआं फैल गया और यकदम मेरे सामने इसी धुएं से निकलकर एक बहुत ही हसीन लड़की नमूदार हुई। लंबे लंबे बाल, चेहरे पर बेइंतहा मासूमियत। पहली मर्तबा किसी गैर मामूली मखलूक को इतना खूबसूरत और इतना बेबस देखा था। क्या जिन्नात वाकई ही इतने खूबसूरत होते हैं? अगर वाकई ही इतने खूबसूरत होते हैं तो इनके अंदर इतनी बेरहमी और सफाकी क्यों होती है? वो वक्त जो थोड़ी देर पहले बहुत तेजी से गुजर रहा था, अब ऐसा लग रहा था जैसे थम सा गया हो। पीछे कहीं बहुत दूर से मुझे डॉक्टर सबकत की चिल्लाती हुई आवाज भी हल्की हल्की सुनाई दे रही थी कि अचानक पूरे कमरे में दोबारा रोशनी हो गई। कहीं पे धुएं का नामो निशान तक नहीं था और ना वो खूबसूरत लड़की कहीं मौजूद थी। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? जब वो रूह आ गई थी तो तुमने इस पर हमला क्यों नहीं किया? डॉक्टर सबकत चिल्लाते हुए मेरी तरफ बढ़ रहे थे कि यकदम बिजली किसी तेजी के साथ जाकर दीवार पर लगे और नीचे गिर पड़े। अब ऊपर छत पर लगा पंखा खुद ब खुद इतनी तेजी के साथ चलना शुरू हो गया कि नीचे पड़े मेरे कपड़े हवा में उड़ना शुरू हो गए और इसी दौरान डॉक्टर सबकत उड़ते हुए जाकर पंखे से टकराए। डॉक्टर सबकत का सर कटकर कमरे के एक कोने पर और धड़ कमरे के दूसरे कोने पर जाकर गिरा और पूरा कमरा खून से ऐसे भरा हुआ था जैसे जानवरों को ज़िबा किया गया हो। ये मंजर देखकर हम सब ने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया कि इसी दौरान मेरे साथ से गिरा वो आला हवा में मुअल्लिक हुआ और डॉक्टर सबकत की टीम के बाकी चारों लोगों पर खुद ब खुद चल पड़ा। वो आला इतना ज़्यादा ताकतवर था कि जहां थोड़ी देर पहले 4 जीते जागते लोग खड़े थे, अब वहां फकत चंद हड्डियां पड़ी थी जिनसे धुआं उड़ रहा था। ये सब कुछ देखकर मुझे अगली बारी अपनी दिखाई देना शुरू हो गई कि एक दफा फिर कमरे में अंधेरा छा गया। मेरे सर पर कुछ लगा और मैं बेहोश हो गया। जब मैं हॉस्पिटल में बेहोशी की हालत में था तो मुझे अपने करीब किसी लड़की का साया सा महसूस हुआ और फिर एकदम वो साया एक लड़की के रूप में ढल गया। मेरे सामने वही खूबसूरत लड़की खड़ी थी जो मुझे उस दिन अपने कमरे में दिखाई दी थी और जिसने डॉक्टर सबकत और उनकी टीम का बेदर्दी से कत्ल किया था।
میں ایک دم بہت گھبرا گیا تو وہ بولی، گھبراؤ مت، میں تمہاری جان لینے نہیں آئی، بلکہ تمہارے لیے تو میں نے اتنی جانیں لی ہیں۔ میں نے پوچھا، کیا مطلب؟ تم نے اتنے معصوم لوگوں کی جانیں کیوں لی؟ وہ تھوڑا مسکرائی اور میرے تھوڑا قریب آ کے بولی، تم نے غور کیا کہ قتل ہونے والی تینوں لڑکیاں تھیں؟ میں نے کہا، ہاں، پر تم نے ان لڑکیوں کو کیوں قتل کیا؟ وہ بولی، تمہاری وجہ سے۔ میں بولا، میری وجہ سے کیوں؟ اس کے چہرے پر غصہ نظر آنے لگا۔ وہ بولی، ان میں سے پہلی لڑکی جس کا قتل ہوا وہ تمہیں پسند کرتی تھی اور تمہارے قریب آنے کے لیے جتن کر رہی تھی۔ مجھے یہ ہرگز گوارا نہ تھا، اسی لیے میں نے اس کو قتل کر ڈالا۔ اور قتل ہونے والی دوسری لڑکی اس کی سہیلی تھی جو اس کا ساتھ دے رہی تھی تاکہ وہ تمہارے دل میں جگہ بنا سکے، اور پھر میں نے اسے بھی موت کے گھاٹ اتار دیا۔ یہ سن کر میں حیران رہ گیا، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں نے پوچھا، تیسری لڑکی کو تم نے کیوں مارا؟ وہ تو ہمارے آفس میں نئی آئی تھی۔ وہ بولی، تمہاری شخصیت ہی ایسی ہے کہ کوئی بھی لڑکی تم پہ اپنا دل ہار بیٹھتی ہے۔ اس لڑکی کے بھی کچھ ایسے ہی خیالات تھے، اس لیے میں نے اسے وقت سے پہلے ہی موت کے گھاٹ اتار دیا۔ میں یہ سن کر بہت پریشان ہوا۔ میں نے اس سے پوچھا، تم میرے پیچھے کیوں ہو اور کب سے ہو؟ وہ بولی، تمہارے بچپن سے، جب سے تم اپنے گھر کے پاس والی ویران حویلی میں جاتے تھے تب سے میں تم پہ عاشق ہوں اور تمہارے ساتھ رہتی ہوں۔ میں نہیں چاہتی کہ تمہاری زندگی میں کوئی لڑکی آئے، اسی لیے تمہاری زندگی میں آنے والی ہر لڑکی کا خاتمہ کر دیتی ہوں، اور آگے بھی ایسا ہی کروں گی۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری وجہ سے مزید خون خرابہ نہ ہو تو کسی لڑکی کو اپنی زندگی میں لانے کا سوچنا بھی مت، ورنہ اس کا بھی یہی حال ہوگا۔ اور اگر تم نے مجھ سے پیچھا چھڑوانے کے لیے کسی عالم سے رابطہ کیا تو اس کے ساتھ بھی وہی ہوگا جو ڈاکٹر سبقت اور ان کی ٹیم کے ساتھ ہوا۔ یہ کہہ کر اس نے زوردار کہکا لگایا اور وہاں سے غائب ہو گئی۔ میں اپنے حواس کھو بیٹھا۔ تقریباً 1 ہفتے بعد مجھے ہوش آیا تو معمول کے مطابق میں نے خود کو ہاسپٹل میں ہی پایا۔ میرے سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی، آنکھوں کے سامنے سے دھندلاہٹ ختم ہوئی تو سامنے میری امی بیٹھی رو رہی تھی اور مجھے ہوش میں دیکھ کر روتے ہوئے میرے چہرے اور ماتھے کے بوسے لینا شروع کرتی۔ شام کے وقت دانش گلاب کے پھولوں کے ہمراہ آیا اور زندہ بچ جانے کی مبارکباد دینے کے بعد میرے کان میں آ کر بولا، سر، شکر ہے ڈاکٹر سبقت مجھے بھی اپنے ساتھ اس آپریشن میں نہیں لے کر گئے، ورنہ آج آپ مجھ سے یہ گلاب کے پھول نہیں لے رہے ہوتے بلکہ مجھے دے رہے ہوتے، لیکن میری قبر پر۔ اس واقعے کو اب 2 سال کا عرصہ گزر چکا ہے۔ اس کے بعد کبھی بھی کوئی بھی ایسا غیر معمولی قتل کا واقعہ پیش نہیں آیا، اور نہ ہی مجھ میں اتنی ہمت ہوئی کہ میں اپنی زندگی میں کسی لڑکی کو لے کر آ سکوں۔ میری ترقی ہو گئی اور دانش کی شادی، باقی سب کچھ ٹھیک تھا، لیکن صرف ایک مسئلہ تھا۔ امی کو میرے ساتھ اکثر سائے کی طرح دکھنے والی کوئی چیز نظر آتی ہے، اور میں انہیں ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ امی، یہ آپ کا وہم ہے۔ ایسی ہی سسپینس سے بھری اور خوفناک کہانیاں سننے کے لیے ہانٹڈ سینٹر کو سبسکرائب کریں، اور اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی خوفناک کہانی کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔